Welcome. Today we will discuss about the atomic spectra, and we are starting from the types of spectrum because spectra is a plural of spectrum, and spectrum is what? It is a band of frequencies, wavelengths, energies, or we may say colors. A band of colors which is obtained from a beam of radiation coming out from certain material or is absorbed by certain material is known as spectrum. ठीक है, वो बीम जो कि किसी भी एक मटेरियल से आ रहा हो या मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा हो, लाइक हम प्रिज्म के थ्रू कन्वेंशनली हम प्रिज्म के थ्रू उस चीज़ को फोकस करते हैं कि वो बीम यहाँ पे आया और उसमें जो जो वेवलेंथ्स मौजूद हैं, जो जो फ्रीक्वेंसीज़ मौजूद हैं, उन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को हम अलग करके देखें तो वो जो बैंड ऑफ कलर्स है, वो जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ है, बैंड ऑफ एनर्जीज़ है, दिस इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम। इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम के मेनली हम जो टाइप्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं दो। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में सिंपल सा डिफरेंस है कि इन लाइन स्पेक्ट्रम the colors are separated from one another by certain gap, by certain background। तो उसको हम कहते हैं कि वो लाइंस का अपीयरेंस दे रहा होता है। इस तरह से एक कलर यहाँ पे है तो दूसरा कलर कोई आगे जाके है, तीसरा कलर और कुछ आगे जाके है, चौथा कलर किसी और जगह पे है, दरमियान में गैप आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और एक स्पेक्ट्रम इस तरह से होता है कि वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, उसमें कोई भी गैप नहीं होता। एक कलर यहाँ पे मौजूद है, अब यहाँ पे वो कलर ख़त्म हुआ और वहीं से लेट्स से इस तरह से दूसरा कलर शुरू हो गया, तो उनके दरमियान कोई भी गैप नहीं होता, बैकग्राउंड नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मीन्स कंटिन्यूटी को शो कर रहा है ना, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। इस तरह से अगर स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूस है, और अगर जिस तरह से एक लाइन है, दूसरी लाइन आगे जाके है, तीसरी और आगे जाके है, तो उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसका अपीयरेंस लाइंस वाला मिल रहा होता है। दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ बेसिक थिंग। और लाइन में फिर अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि लाइन स्पेक्ट्रम फिर कन्वर्ट हो जाता है बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर। जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से ये लाइंस बैंड की तरह हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, अ वाइड बैंड। तो जब वाइड बैंड की तरह नज़र आना शुरू हो जाती हैं तो फिर हम उसे कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अदरवाइज़ बेसिक जो टाइप्स हैं वो हमारे पास दो ही हैं, एक लाइन और दूसरा कंटिन्यूस। बट इन लाइन स्पेक्ट्रम व्हेन इंटेंसिटी बिकम्स हायर तो फिर हमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलना शुरू हो जाता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मोनोएटॉमिक गैसेस। जो भी कोई गैस हम लें और उसका सोर्स क्या हो कि वो मोनोएटॉमिक गैस हो, तो उस कंडीशन में हमें जो लाइन स्पेक्ट्रम का रिज़ल्ट मिलता है, मतलब हमें फिर कंटिन्यूस के या बैंड स्पेक्ट्रम होने के चांसेस नहीं, बल्कि उस कंडीशन में हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो फिर हम कहते हैं कि मटेरियल का जो बेसिक एलिमेंट है वो भी एटम है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स उस एटम की, उस मटेरियल की मिलती हैं वो एटम से शुरू होती हैं ना, तो इस वजह से वो बेसिक पार्टिकल तस्वर किया जाता है फॉर दी मटेरियल, लेकिन उसके अंदर भी खुद पार्टिकल और बहुत सारे हैं। तो वो एटम जो रेडिएशन सिमिट कर रहा होता है वो एक्चुअली मटेरियल की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। दैट्स वाई लाइन स्पेक्ट्रम इज़ नोन एज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है बिकॉज इट बिहेव्स लाइक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के फिंगरप्रिंट्स के तौर पे ये काम करता है।
कोई भी दो हमारे पास अगर एलिमेंट्स हैं तो उन दोनों का लाइन स्पेक्ट्रम कभी मैच नहीं हो सकता 100%। हाँ, ये पॉसिबल है कि उनमें कोई एक आध लाइन मैच हो जाए, बट सारी की सारी लाइंस का मैच होना मुमकिन नहीं है। जिस तरह से दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स कभी भी मैच नहीं कर सकते, इसी तरह से लाइन स्पेक्ट्रम किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम और फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट। बैंड स्पेक्ट्रम हमें मिलता है जब हम पॉली एटॉमिक गैसेस लेते हैं। ठीक है, पॉली एटॉमिक गैसेस लेते हैं, मीन्स डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक, इस तरह से हमारे पास गैसेस होंगी तो उन कंडीशन में हमें जो बैंड स्पेक्ट्रम है वो मिलता है। और अगर हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म है, मीन्स सॉलिड है या लिक्विड है, और उसके साथ साथ हाईली कंप्रेस्ड गैसेस हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड गैसेस अवेलेबल हैं हमारे पास, तो उस कंडीशन में जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट मस्ट बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जिस तरह से हम कहते हैं कि सन इज़ a material, or we can say a bigger body that is composed of highly compressed gases। उसमें कोई भी सॉलिड चीज़ मौजूद नहीं है, उसमें गैसेस मौजूद हैं, लेकिन वो गैसेस जो हैं हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में हैं। तो जब हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में है तो जो हमें सन से स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो ये हैं टाइप्स, इन पे सवाल हो सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट के फिंगरप्रिंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और कौन सा हमें सॉलिड्स में से मिल सकता है। दैट इज़ सिंपल वन, और इस चीज़ों को आपको याद करना है। इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ है नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ें याद ज़रूर करनी है। उसके बाद जो लाइन स्पेक्ट्रम है एक्चुअली वो भी दो तरह का होता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा हो या मटेरियल में से रेडिएशन इमिट हो रहे हों, तो एक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन और एब्जॉर्प्शन, these are the two types of line spectrum। कि कभी हम टेक्निकली ऐसा करते हैं कि जो भी हम मटेरियल फोकस कर रहे हैं उसमें से निकलने वाले रेडिएशंस को फोकस कर रहे होते हैं इस तरह से, जैसा कि आपको स्पेक्ट्रोमीटर की फिगर टेक्स्ट में दे के बताया गया है कि इस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो कभी लाइट इमिट होने वाली को हम फोकस कर रहे होते हैं, कभी एब्जॉर्ब होने वाली को। इमिट होने वाली को जिस तरह से हमने कहा कि यहाँ पे हमने एक सोर्स लगा दिया, उस सोर्स में से जो लाइट आ रही है उसको हमने यहाँ पे जांचना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करना पड़ता है, जिसकी आपको एब्जॉर्प्शन स्टडी करनी है उस पर आपको सारी वेवलेंथ्स फॉल करवानी होंगी। यहाँ पे कोई एक ऐसा आपने बीम ऑफ लाइट लेना होगा जिसमें सारी की सारी वेवलेंथ्स हों, तो फिर इसमें से जो बच के लाइट आ रही है उसको आपने ऑब्ज़र्व करना होगा कि कौन सी वेवलेंथ्स इसने एब्जॉर्ब की हैं, कौन सी वेवलेंथ्स इसने जो है ना छोड़ दी हैं। जो वेवलेंथ्स उसने एब्जॉर्ब की हैं इसका मकसद है वो वही पर्टिकुलर वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर सकता है और वही इमिट कर सकता है। अब इस सैंपल को आपने इमिशन में भी टेस्ट कर लिया, एब्जॉर्प्शन में भी टेस्ट कर लिया। इमिशन और एब्जॉर्प्शन में सेम लाइंस आपको मिलेंगी, उनमें कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। एब्जॉर्प्शन में जो लाइंस ब्लैक होंगी वही लाइंस जो इमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें ब्राइट होंगी। जस्ट दिस इज़ द डिफरेंस। ये डिफरेंस होता है कि इमिशन स्पेक्ट्रम इज़ वन इन विच द लाइंस, कैरेक्टरिस्टिक लाइंस आर ब्राइट अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो लाइंस होती हैं दैट आर ब्लैक और वी कैन से डार्क अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड। जस्ट दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
अब ये सारे का सारा जो फिनोमेना हो रहा है, लाइट ये जो एटम एब्जॉर्ब कर रहा है या एटम इमिट कर रहा है, वो हमें पता होना चाहिए कि आ कहाँ से रही है, किस तरह से, क्या मैकेनिज़्म उसके अंदर चल रहा है। तो उस मैकेनिज़्म को समझने के लिए साइंटिस्ट ने जो एटम है उसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने की कोशिश की। हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स टाइम टू टाइम आए, जिसमें हम जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल लेते हैं या उससे भी पहले जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल लेते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, उसके बाद जो है बोहर का एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। रदरफोर्ड ने कहा था कि उससे भी पहले जे थॉमसन की अगर बात करें, उसने कहा था कि एटम है जो कि एक रिजिड मास है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चिपके हुए हैं इस तरह से। जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे पास जो ड्राई फ्रूट वाला केक होता है उसमें बादाम वगैरह जो है ना वो चिपके हुए होते हैं ऊपर, जो टॉपिंग हुई हुई होती है। इसी तरह से उसने कहा कि ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चिपके हुए हैं। ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था और उसने कहा था कि डेंसिटी ऑफ एटम इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एटम इज़ यूनिफॉर्म। एटम की डेंसिटी हर जगह एक जितनी है, कहीं पे भी खाली स्पेस नहीं है, सारे का सारा एटम रिजिड है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। ये चीज़ नोटेबल है, ये चीज़ याद रखने की है, क्योंकि एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है कि कौन सा एटॉमिक मॉडल है जो कहता है कि डेंसिटी एटम की यूनिफॉर्म है। तो वो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है विच इज़ डिफाइनिंग दैट डेंसिटी ऑफ एटम इज़ यूनिफॉर्म। अच्छा जी, इसमें से एनर्जी कैसे इमिट होती है, एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब होता है, नहीं डिफाइन हो सकता। उसके बाद रदरफोर्ड ने कहा कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और उसने कहा कहीं भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, जब कहीं भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है तो इसका मकसद है वो करीब भी आ सकता है, दूर भी जा सकता है। इस पाथ को ऐसे ले आएँ, ऐसे भी बना सकता है, या इस पाथ को ऐसे ले जाएं, इस तरह से भी बना सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या हम कहें अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एटम, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ कौन से स्ट्रक्चर में जो है ना वो मूव कर सकता है। ए में हम कहते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स के फॉर्म में। बी स्ट्रेट लाइन, और सी स्पाइरल, और डी एलिप्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड या अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एटम, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल फॉर्म में वो रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है ना, वो करीब भी आ सकता है, दूर भी जा सकता है, इसको हम स्पाइरल कहते हैं। ये लाइन जो इस तरह से बढ़ते बढ़ते बाहर जा रही है, दिस इज़ स्पाइरल आउट, और अगर इसको इधर से आप लेंगे इस तरफ आते हुए, इसे कहेंगे स्पाइरल इन। तो स्पाइरल फॉर्म में मूव कर सकता है एट एनी लोकेशन। और रदरफोर्ड के मुताबिक डेंसिटी ऑफ एटम इज़ नॉट यूनिफॉर्म। उसने कहा अप्रॉक्सीमेटली whole mass of the atom is present within the nucleus, and the atom has large free space in which electron can revolve. उसने कहा यही सिर्फ वो जगह है न्यूक्लियस जहाँ पे सारे का सारा मास मौजूद है और इसके गिर्द सारे की सारी फ्री स्पेस मौजूद है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रिवॉल्व कर रहा है। एंड दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ स्टिल वैलिड कॉन्सेप्ट। लेकिन यही हमने डिस्कार्ड कर दिया कि स्पाइरल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता, उसकी शेप जो है, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज है। लेकिन ये बात अभी तक वैलिड है कि न्यूक्लियस में सारे का सारा मास एटम का होता है और उसके साथ साथ उसके गिर्द सारी की सारी फ्री स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। आफ्टर दैट बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया और उस एटॉमिक मॉडल में जो है 3 पास्टुलेट्स थे।
3 पास्टुलेट्स उसने बयान किए। उन पास्टुलेट्स की बेसिस पे उसने फिर कैलकुलेशंस की और उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में। उसने पहले इस चीज़ को डिस्कार्ड किया कि स्पाइरल में वो मूव नहीं करता। अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द एटम इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। ये आप कह रहे होंगे कि ये कैसा सर्किल है, तो एग्जैक्टली सर्किल तो बनना मुश्किल है, बट वी कैन अज्यूम दैट दिस इज़ अ सर्किल। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब उसने जो पास्टुलेट्स दिए वो पास्टुलेट्स क्या थे? पास्टुलेट नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द अराउंड द न्यूक्लियस, जो उसकी रिवॉल्व करने की सलाहियत है वो हर जगह पे नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट सर्टेन लोकेशंस। सर्टेन लोकेशंस पे वो रिवॉल्व कर सकता है, हर जगह रिवॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, हर जगह रिवॉल्व नहीं कर सकता, जिसे एंगुलर मोमेंटम पास्टुलेट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली एट सर्टेन लोकेशंस वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बार। जिसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि NH/2π। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन मिलती है। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई मतलब MCQ आ जाए कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड बता दें कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी। ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है H/2π, बी है H/π, आई हैव टू री राइट दिस, बी ऑप्शन है H/πmr, सी है H/2πmr और डी है 2H/πmr. So which is the correct answer? Definitely the correct answer is B. B करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको सेकंड ऑर्बिट का कहा गया है। जस्ट आपने M और R इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे N की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आंसर बचेगा। तो ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम पास्टुलेट। फिर उसने कहा दूसरा पास्टुलेट ये दिया कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी अनटिल इट इज़ मूविंग इन द सेम ऑर्बिट। जब तक वो सेम ऑर्बिट में मूव करता है तो उसका एनर्जी डिफरेंस ज़ीरो होगा। ठीक है, जब तक वो सेम ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट पास्टुलेट कहलाता है। जब तक सेम ऑर्बिट में है तब तक एनर्जी ना रेडिएट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में अब हम आ जाते हैं कि कब वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएट करेगा। वो एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएट कर सकता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाए, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो उसने कहा कि यहाँ पे एनर्जी रेडिएट करेगा। अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट हो सकती है, लेकिन जब जो ऑर्बिट हैं वो चेंज करेगा तो, अदरवाइज नहीं। तो जब ऑर्बिट्स चेंज करेगा तो एनर्जी वो कितनी रिलीज़ करेगा। उसने कहा हर एनर्जी ऑर्बिट की अपनी एक मखसूस एनर्जी है, जिसे आप ऐसा कह लें कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है, या उसको आप फाइनल कह दें, इसको इनिशियल कह दें। तो जितनी भी एनर्जी वो रिलीज़ करेगा वो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। दैट मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स। जितना एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होगा एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी वो रेडिएट करेगा, एग्जैक्टली सेम एनर्जी। ठीक है,
तो उतनी एनर्जी वो इमिट कर सकता है। दीज आर दी 3 पास्टुलेट्स जो बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर हैं। अब इन पास्टुलेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम एटम की सारी कैलकुलेशन करते हैं, और वो जो कैलकुलेशन करते हैं रेडियस के लिए भी, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी, पोटेंशियल के लिए भी, टोटल के लिए भी, सारी एनर्जीज जो है ना हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हम स्पेक्ट्रम को समझ पाएँ। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि रेडियस डिटरमाइन कर लें। रेडियस के लिए हम बेसिकली लेते हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये फोर्स कूलम्स लॉ के थ्रू मिलता है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। ठीक है, और ये फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं उससे हमें आर की वैल्यू मिल जाती है। आर की जब हम वैल्यू लेते हैं तो आर की वैल्यू हमें क्या मिलती है? आर की वैल्यू मिलती है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर ओवर पाई एम। ओके, ये यहाँ पे एच कट नहीं है, एच स्क्वेयर के फॉर्म में लिखते हैं पहले, इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर ओवर पाई एम ई स्क्वेयर। ठीक है, आप एच कट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एच कट के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख लें कि यहाँ पे जो हमारे पास h है वो किसके इक्वल है? h इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू एच कट। ठीक है, आप इस पे स्क्वायर करके इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड, क्योंकि हमें उसमें जाने की इतनी ज़रूरत है नहीं। हमें यहाँ से जो MCQs का स्ट्रक्चर है वो समझना है, MCQs का थीम समझना है। तो यहाँ पे देखें कि एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर पाई एम ई स्क्वेयर, ऑल दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स। ये सारे के सारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। जब ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं तो आर का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है? एक ही वेरिएबल है जो कि है एन, और उसके स्क्वायर के साथ उसका रिलेशनशिप है। और ये इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखी है, दिस इक्वेशन इज़ नॉट ओनली वैलिड फॉर दी हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के अलावा भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। जब हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाती है आर एन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर ओवर में पाई एम ई स्क्वेयर इंटू जेड। जेड यहाँ पे शो करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, चार्ज नंबर इन द न्यूक्लियस, के हाइड्रोजन में एक है, इस वजह से जो है ना यहाँ पे हमें वो शो करने की ज़रूरत है नहीं। अगर हम कोई दूसरा एटम लेंगे जिसके न्यूक्लियस के अंदर 2 पॉजिटिव चार्जेस होंगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर 3 वाला लेंगे तो 3 आ जाएगा। बट दी बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चाहे आप न्यूक्लियस में 2 चार्जेस लो, चाहे आप 3 चार्जेस लो, चाहे 4 चार्जेस लो, कोई भी ऐसा सिस्टम लो जिसमें मल्टीपल चार्जेस हों, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन आपको एक ही लेना है, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर दी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, कीप इन माइंड, हाइड्रोजन के लिए जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है दैट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अदर एटम्स एज वेल, बट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए वैलिड है, दूसरों के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है जी, तो दिस इज़ नॉट ऑफ मच इंटरेस्ट फॉर अस। ये इतनी ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी चीज़ नहीं है। हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ दिस वन। सो substituting all the values and using n equal to 1, we get Rn equal to 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, 0.053
0.53 × 10⁻10 मीटर। तो ये हमारे पास आर एन की वैल्यू है, बट फॉर दी फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसको आर एन हम नहीं कहते, अब हम इसको कह देते हैं आर नॉट कह दें या आर वन कह दें। हम आर नॉट इसको लिखते हैं कि ये हमारे लिए बेसिक रेडियस है, फर्स्ट रेडियस है। तो अब ये देख लें कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू है ये, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ओवर में पाई एम ई स्क्वायर। इसका वैल्यू यही है, क्योंकि एन का वैल्यू तो हमने वैसे ही वन लिया है। देन वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन कि आर एन इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। दिस इज़ द जनरल इक्वेशन। तो अब आपको कोई सा भी ऑर्बिट मालूम करना है, यू कैन डिटरमाइन, आप डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। लाइक आप डिटरमाइन करना चाह रहे हैं सेकेंड ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 4 × 0.53। आप डिटरमाइन करना चाह रहे हैं थर्ड ऑर्बिट, दैट विल बी इक्वल टू 9 × 0.53 एंगस्ट्रॉम, अप टू सो ऑन। इन दिस वे यू कैन डिटरमाइन। ठीक है, तो हम अगर एक MCQ इसमें से शॉर्ट सा ले लें कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ फोर्थ बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। आप फोर्थ ऑर्बिट के रेडियस का सेकेंड ऑर्बिट के रेडियस के साथ रेशो बता दें कि व्हाट इज़ द रेशो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ फोर्थ बोहर्स ऑर्बिट टू द सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ऑप्शन ए है कि दैट इज़ 2, ऑप्शन बी है दैट इज़ 4, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 1/4। ठीक है, तो हमें फोर्थ का सेकंड से लेना है। फोर्थ मैंने यहाँ पे एक्चुअली इसीलिए नोट नहीं किया कि ताकि आपको थोड़ा MCQ का जो है ना कैलकुलेशन करने का थोड़ा सस्पेंस रहे कि R4 अगर आप लेंगे तो R4 हो जाएगा 16 × 0.53 एंगस्ट्रॉम। R2 तो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, वो है 4 × 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये कैंसिल हो गए एंड हेयर इज़ द 4। द करेक्ट आंसर इज़ 4। तो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप सेपरेशन बता दें, व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन दी ऑर्बिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो बता दें कि वो सेपरेशन कितनी है। लाइक कैसे सेपरेशन, कि हमसे कहा जाता है कि व्हाट इज़ द फिज़िकल सेपरेशन बिटवीन द सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट टू द थर्ड बोहर्स ऑर्बिट। जो थर्ड बोहर ऑर्बिट है उसकी और सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट की जो सेपरेशन है वो कितनी है, दैट इज़ टू बी डिफाइंड। वो हमें बतानी है कि वो कितनी हो सकती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं रिपीट भी करता हूँ और लिखता भी हूँ। व्हाट इज़ द फिज़िकल सेपरेशन बिटवीन द थर्ड बोहर्स ऑर्बिट एंड सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट। सेकेंड और थर्ड की आप सेपरेशन बता दें। ऑप्शन ए में यहाँ पे लिखता हूँ कि दैट इज़ 1.53 एंगस्ट्रॉम, बी है 2.9 एंगस्ट्रॉम, सी है 3.7 एंगस्ट्रॉम और डी है 2.65 एंगस्ट्रॉम। सो दीज आर दी ऑप्शंस। तो कौन सी हो सकती है? आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे जो है ना थोड़ा सोचें सही क्या हो सकती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। ये भी सिंपल है। कैसे सिंपल है कि सेपरेशन आप दो पॉइंटों के दरमियान सेपरेशन कैसे मालूम करते हो? ये ए है, ये बी है, तो ए और बी की सेपरेशन कैसे मालूम की जाती है? दोनों के पोजीशन वेक्टर्स से।
ठीक है, ये आर ए है, ये आर बी है। आपको ये सेपरेशन लेनी है तो आप जस्ट सिंपली क्या करेंगे, डेल्टा आर इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, लार्जर में से स्मॉलर माइनस कर दें। यहाँ पे लार्जर ये है 9 इंटू 0.53, उसमें से आपने माइनस करना है 4 इंटू 0.53, तो 0.53 कॉमन निकल गया, बाकी ये 5 इंटू 0.53। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके जी, रेडियस पे हमने काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली, अब एनर्जी पे आ जाते हैं। तो डेफिनेटली जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मकसद है वो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसके पास एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जो फील्ड है उसकी पोटेंशियल कितनी क्रिएट हो रही है और उस पोटेंशियल की वजह से उसके पास कितनी एनर्जी हो सकती है। सो वी आर डिटरमाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस। जब इस तरह से हम उसकी एनर्जी डिटरमाइन करते हैं तो वो एनर्जी हमें किसके इक्वल मिलती है, दैट एनर्जी इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमें किसके इक्वल मिलती है, के क्यू ओवर आर के इक्वल मिलती है। के क्यू ओवर आर के इक्वल कैसे मिलती है, तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है बेसिकली कि v इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर, ओके नॉट के क्यू ओवर आर बट के क्यू स्क्वेयर ओवर आर होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है, और पोटेंशियल की एक और इक्वेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी ओवर क्यू। तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने की वजह से आपको जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस के ई स्क्वेयर ओवर आर। ये माइनस कहाँ से आ गई, इस वजह से कि एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है न्यूक्लियस के अंदर, एक नेगेटिव है, तो वो हम प्लेस करेंगे तो वो माइनस आ जाएगी। दोनों पे चार्ज कितनी है, 1 क्वांटम ऑफ चार्ज है, इस वजह से ई स्क्वेयर आ गया। तो ये हमारे पास जो है ना इक्वेशन मिल गई, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हम कहते हैं सपोज एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम पजेस पोटेंशियल एनर्जी माइनस के ई स्क्वेयर ओवर आर, देन व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी आप मालूम करते हो हाफ एम वी स्क्वेयर से। जब हाफ एम वी स्क्वेयर से आप डिटरमाइन करते हैं तो वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ जाती है के ई स्क्वेयर ओवर 2r। सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो वही मैं एमसीक्यू कंप्लीट कर देता हूँ। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ पोटेंशियल एनर्जी माइनस के ई स्क्वेयर ओवर आर इन हाइड्रोजन एटम, देन व्हाट इज़ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट दैट लोकेशन। वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी आप बताएंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ऑप्शन ए ट्वाइस, ऑप्शन बी थ्राइस, ऑप्शन सी हाफ, ऑप्शन डी क्वाड्रपल्ड। ठीक है, जिसको आप 4 टाइम्स कह लें कि 4 टाइम्स होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर मैं वैल्यूज़ में बता दूं कि भी बताया जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन सर्टेन ऑर्बिट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसी ऑर्बिट के अंदर मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो माइनस साइन ना दें तो भी कोई इशू नहीं है मैग्नीट्यूड में। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दैट ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी बता दें, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी बता के पोटेंशियल पूछी जा सकती है, पोटेंशियल बता के काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है। दिस इज़ दी रिलेशनशिप बिटवीन बोथ। अब जब दोनों को ऐड करते हैं तो फिर हमें टोटल एनर्जी मिल जाती है कि व्हाट इज़ दी टोटल एनर्जी।
तो वो टोटल एनर्जी हमें मिलती है -ke²/r। ठीक है, -ke²/r, क्योंकि ओवर 2r। ठीक है, क्योंकि ये एक कंप्लीट है और ये हाफ है। एक कंप्लीट में से आप हाफ जो है प्लस का निकाल देंगे तो बाकी माइनस का अभी और हाफ बच जाएगा। जब माइनस का हाफ बच जाएगा तो वो जो है ना टोटल एनर्जी होगी। तो आप ये कह लें कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज हाफ इन मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही उसका हाफ, नॉट सेम, उतनी ही नहीं, उसका हाफ जो है वो टोटल एनर्जी होगी। अगर पोटेंशियल इतनी है तो टोटल होगी -1.5, और काइनेटिक और टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, दैट आर इक्वल। यू कैन सी हेयर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वल होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में आर की वैल्यू जस्ट सब्सटीट्यूट करते हैं, और आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से हमें फाइनल एनर्जी की इक्वेशन मिल जाती है। कि जो फाइनल एनर्जी की इक्वेशन है वो क्या हो सकती है, दैट कैन बी रिटन एज टोटल एनर्जी इक्वल टू -me⁴ ओवर 8ε0² इंटू n² इंटू h²। ओके जी, अब सेम अगेन अगर आप इसमें h की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना चाहें तो h की वैल्यू है 2π इंटू h बार। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ h। आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो मेरे ख्याल से 64 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब 32 में, नॉट 64, 32 में कन्वर्ट हो जाएगी, आप उस हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे हमें ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे पास जो एनर्जी की इक्वेशन मिलती है वो ये मिलती है कि सारे कांस्टेंट्स को जब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं रिज़ल्ट आ जाता है 13.6/n² इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम एनर्जी लेवल्स की इक्वेशन कहते हैं। दिस इज़ फॉर द nth एनर्जी लेवल। अब आप जैसे जो है एनर्जी लेवल बढ़ाते जाएंगे 1 होगा, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए जो एनर्जी होगी दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड के लिए जो है ये हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरह से अगर आप फर्दर मोर आगे जाएंगे तो ये थर्ड के लिए हो जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ग्रेजुअली इट इज़ डिक्रीजिंग लाइक दिस। ठीक है ना, या आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ -13.6 डिवाइडेड बाय 1, ये है -13.6 डिवाइडेड बाय 4, और ये है -13.6 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं। इस तरह से एनर्जी जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि कम हो रही है, बट इट इज़ इंक्रीजिंग एनर्जी। वो इस वजह से इंक्रीजिंग है कि जो नेगेटिव वाली एनर्जी होती है वो कम होने से बढ़ रही होती है। जो भी आप वैल्यू देखें, जो नेगेटिव का जितना स्मॉलर वैल्यू होता है उतनी वो चीज़ इंक्रीज़ हो रही होती है। सो दिस इज़ फॉर द एनर्जी। आप इसी तरह से एनर्जीज़ के लिए भी रेशो ले सकते हैं, एनर्जीज़ की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स कैन बी डिटरमाइंड। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। या लेट्स से हम जो है एक कर लेते हैं कि फॉर एनी एनर्जी लेवल हम देखें कि एनर्जी डिटरमाइन कर लेंगे व्हाट इज़ द एनर्जी इन द सम एनर्जी लेवल। वो एनर्जी लेवल मैं आपको नहीं बता रहा, तो वो एनर्जी लेवल उसमें हम डिटरमाइन करते हैं। या एनर्जी लेवल का नंबर पूछा जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एनर्जी लेवल की एनर्जी पूछी जाए कि एनर्जी जो है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डू दिस। हम कहते हैं कि इन एन एनर्जी लेवल
the energy possessed by electron is minus 0.38 electron volt. Minus 0.38 electron volt. What is the number of energy level? आप एनर्जी लेवल का नंबर बता दें. मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको जो है ना समझ में आए. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an energy state is minus 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है. व्हाट इज द, उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है. जो n है ना उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आप कहते हैं. मैं वो नहीं कह रहा क्योंकि वो आप केमिस्ट्री में चले जाते हैं, हमें उसकी ज़रूरत है नहीं. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, या आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n. एनर्जी लेवल का आप नंबर बता दें. ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8. ठीक है, 8 यहीं पे लिख दिया 8. सो इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन. आपको पता है EN इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर. ठीक है, ये आपको करना है. तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, n स्क्वेयर इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय -0.38. तो इट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 36 के. दैट इज़ n स्क्वेयर. आप करके देख लें. 13.6 को आप डिवाइड करेंगे 0.38 के साथ तो माइनस माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो गई, तो 36 के इक्वल आएगा. और 36 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 6. इट मीन्स दैट बी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, बी करेक्ट आंसर है. अब नेक्स्ट में जब हम चलते हैं तो फिर हमारे पास होता है कि एनर्जी रेडिएट होना. जो हमने कहा था कि एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है. फिर हम यही चीज़ लेते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल, या E फाइनल माइनस E इनिशियल. तो हमें H न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1, ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं. ये एनर्जी लेवल्स हैं. पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल. जब वो वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन मिल जाती है कुछ इस तरह से कि एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है R, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाता है 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है. जब ये इक्वेशन है तो ये जो इक्वेशन है इसमें n1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और n2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, n1 और n2 हमारे लिए बेसिक चीज़ है कि हमें यही पता करना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे n1 इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज कमिंग बैक. ठीक है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, ये लोअर है, ये लोअर एनर्जी लेवल हमने जो है ना बयान करना है, और ये हायर है. ठीक है, इमिशन के वास्ते. तो यहाँ पे ये एटम है हमारे पास, उसमें ये मैंने 2-3 ऑर्बिट शो कर दिए. तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पे n2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और n1 की वैल्यू हो जाएगी 1. तो इस तरह से आपको जस्ट ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं. और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू हमारे पास है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर, इन्वर्स ऑफ मीटर. ठीक है ना, मीटर इन्वर्स, मीटर का इन्वर्स. तो ये है हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट. दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट. सो नाउ यू कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ
एनी रेडिएशन दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में से आने वाला जो भी है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम अब क्विकली थोड़ा सा इसको मूव करवाते हैं कि जब हम इसमें N1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 1 और N2 की वैल्यू हम कोई भी ले लें, क्या 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कोई भी ली जा सकती है। तो यहाँ पे हमें जो रेडिएशन मिलते हैं उसकी वेवलेंथ जो होती है दैट इज़ प्रेजेंट इन यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, एंड दिस इज़ नोन एज लाइमन सीरीज़। इसे हम लाइमन सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम डी एक्साइट्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में आए, चाहे सेकंड से, चाहे थर्ड से, चाहे फोर्थ से, चाहे किसी में से भी, ठीक है, किसी में से भी आए, लेकिन फर्स्ट में आए तो लाइमन सीरीज़ बनती है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है अल्ट्रावायलेट रीजन। इन द सेम वे अगर N1 है हमारे पास 2 और N2 है हमारे पास 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो ये जो रीजन है हमारे पास ये मिलता है विजिबल। और ये सीरीज़ कौन सी है? दिस इज़ बामर सीरीज़। ये बामर सीरीज़ कहलाती है। जब भी सेकंड ऑर्बिट में आएगा विजिबल हमें सीरीज़ मिलेगी। और एक और हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर N1 की वैल्यू 3 है और N2 की वैल्यू है 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे हमें जो सीरीज़ मिलती है वो कौन सी होती है? यहाँ पे सीरीज़ हमें मिलती है पास्चन सीरीज़, ठीक है। नाउ द सीरीज़ इज़ पास्चन सीरीज़, और जो पास्चन सीरीज़ है वो कौन से रीजन में फॉल हो रही है? इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड में। और ये पास्चन सीरीज़ कहते हैं हम, पास्चन सीरीज़। दीज आर द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट। ओके जी, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज़ अल्ट्रावायलेट रीजन, सेकंड में आएगा बामर सीरीज़ विजिबल रीजन, थर्ड में आएगा पास्चन सीरीज़ इंफ्रारेड रीजन। सो दिस इज़ द थिंग। अब कुछ कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं इसमें से, ठीक है, कैलकुलेशंस भी मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपसे पूछा जाए कि व्हाट इन विच सेट ऑफ N1 एंड N2, मैं सिंपल कर देता हूँ इस चीज़ को, इन विच सेट ऑफ N1 एंड N2 द लॉन्गेस्ट ultraviolet wavelength is emitted by the electron of hydrogen atom। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं आपको इजी करने के चक्कर में खुद जो है ना अटक गया था, कि हम कहते हैं कि फॉर विच सेट ऑफ N1 एंड N2 द लॉन्गेस्ट ultraviolet wavelength is emitted by electron in hydrogen atom। कौन सा सेट होगा जिसमें हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी? ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिल सकती है? ऑप्शन ए में मैं N1 का वैल्यू लिखता हूँ, या ऐसे बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं ना, यहाँ पे N1 का वैल्यू, यहाँ पे N2 का वैल्यू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 2 3, ऑप्शन बी में 1 5 4, ऑप्शन सी में 1 2, ऑप्शन डी 2 4। अच्छा जी, वीडियो पॉज करके पहले आप ढूंढेंगे कौन सा आंसर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर एक तो कुछ ऑप्शन है जो कि सीधे साधे गलत हो रहे हैं, जैसा कि हमें अल्ट्रावायलेट लाइन ढूंढनी है, तो अल्ट्रावायलेट इसमें मिल ही नहीं सकती क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में डी एक्साइटेशन नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में। अब आप देख लें कि अगर वेवलेंथ आपको लॉन्ग चाहिए तो इसका मकसद है एनर्जी आपको कम चाहिए।
जब एनर्जी कम चाहिए तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं, ये 3 है और यहाँ पे मैं 4th ऑर्बिट भी दे देता हूँ, ये 4th ऑर्बिट है। यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी ज़्यादा, यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी ज़्यादा, या यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी ज़्यादा। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इस कंडीशन में है, इसमें कम है, इसमें कम है, इससे कम और मुमकिन नहीं है। जब इससे कम मुमकिन नहीं है एनर्जी, तो इससे बड़ी वेवलेंथ मुमकिन नहीं है। तो ये लॉन्गेस्ट है कब, जब फर्स्ट और सेकंड में ट्रांजिशन होगी। तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से आप ये चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब, लाइमन में शॉर्टेस्ट होगी जब 1 और इन्फिनाइट हो, इसमें लॉन्गेस्ट होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तो इसी तरह से दूसरे रीजन्स में भी आपसे इस तरह के सवाल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना कवर अप करनी है। मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। अच्छा, कैलकुलेशंस भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशंस किस तरह से आ सकती हैं, मैं आपसे जो है लाइमन सीरीज़ में ही पूछ लेता हूँ। या चलें अब हम क्या करते हैं कि अब हम विजिबल में आ जाते हैं। विजिबल में एक जो है ना सॉल्यूशन ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज़ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज़ के अंदर बता दें कितनी है। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है 6563 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी है 3648 एंगस्ट्रॉम। और ऑप्शन सी है कि 1216 एंगस्ट्रॉम। और ऑप्शन डी है कि 912 एंगस्ट्रॉम। तो अब आपने हरगिज़ इस चीज़ पे नहीं जाना कि छोटे में छोटा डी ऑप्शन है तो यही हो सकता है। नहीं, ये तो आपको वेवलेंथ्स दी गई हैं, छोटे में छोटा यही है, डी है। लेकिन क्या पता ये विजिबल में है, इंफ्रारेड में है, अल्ट्रावायलेट में है। हमें तो बामर सीरीज़ का चाहिए। जब बामर सीरीज़ का चाहिए तो कैलकुलेशन हमें इसी इक्वेशन में से करनी है जो कि हमें यहाँ पे दी गई है। अब इस इक्वेशन में हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो शॉर्टेस्ट में मैंने ये एग्जांपल आपको एक दिया है। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, 1/λ इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷ और यहाँ पे 1/n n1 2, क्योंकि बामर के लिए n1 2 होता है। और हमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो तब मिलती है जब दूसरा ऑर्बिट इन्फिनाइट हो। तो ये इन्फिनाइट, तो ये तो हो गया ख़त्म, बाकी ये हाफ। तो आपको जस्ट ये करना है कि 1/λ इक्वल टू 1.09 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। ये ऐसे समझ लें कि 109 हो गया। ठीक है, तो जब ये 109 है तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 ओके, वन थिंग, नॉट 2 से डिवाइड। एक यहाँ पे मैं गलती कर गया, वो ये कि इनके ऊपर स्क्वायर होता है ना, इन्फिनाइट पे स्क्वायर तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 4 आएगा, नॉट 2, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आता है। ये एक थोड़ी सी गलती हुई। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास 109 है तो 109 का 4th पार्ट ले लें। अगर आप उंगलियों पे ये सॉल्यूशन भी करेंगे ना तो भी मेरे ख्याल से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.09 इसको डिवाइड करने के बाद और आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो आंसर मिलेगा, दैट आंसर इज़ 3648 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना फाइनल आंसर मिलेगा फॉर दी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल रीजन कह लें या बामर सीरीज़ कह लें, ये आपके पास जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो ये मिलेगी। तो
तो इसी तरह के और सवालात भी हो सकते हैं, या कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आई हैव नॉट चेक्ड, मैंने जस्ट जो है एक ये वैल्यू कहीं से नोट करके आपके लिए रखा हुआ है और प्रोसीजर मैंने आपको डिफ़ाइन करके दिया है। तो आपने जस्ट क्या करना है, ये चेक करना है कि यही वैल्यू आता भी है या कुछ और वैल्यू आ रहा है, तो आपने ये चीज़ वेरीफाई भी करनी है, नॉट जस्ट राइट डाउन, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और उसके साथ साथ हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की सीरीज़ हैं, उन सब पे हमने डिस्कशन की। एंड स्टिल वी नीड लेक्चर फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमें एक और लेक्चर चाहिए और उसमें हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, और उसके बाद हम एक्सरेज और लेज़र पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट लेक्चर शायद ना हो, बट वी विल डिस्कस ऑन दैट वन, ठीक है। सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन टू दी न्यूक्लियर फिजिक्स, एक या दो लेक्चर उसमें होंगे, एंड द सिलेबस विल बी completed.